प्रधानमंत्री दातो श्री अनवर इब्राहिम, दोनों डेलीगेशंस के सदस्यगण, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। प्रधानमंत्री बनने के बाद अनवर इब्राहिम जी का भारत का यह पहला दौरा है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के बीच एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 1 दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। हमने देखा कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। हमारा मानना है कि आर्थिक सहयोग में अभी और बहुत पोटेंशियल है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया जाना चाहिए। नए तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, एआई और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा। आज बच्चियों से जो अत्याचार हुआ है बदलापुर में, बदलापुर यानी मुंबई के नजदीक ही है ना जी, और राज्य के मुख्यमंत्री उस डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पे ये घटना घटती है, ये तो बड़ी दर्दनाक है। और वो भी बच्चों पे। ये कब होता है? जब स्टेट में की सरकार की कोई दहशत नहीं रहती है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, होम मिनिस्ट्री सक्षमता से काम नहीं करती है, जब लोगों के मन में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई अहम महत्व नहीं रहता, उस वक्त ऐसी घटना करने की हिम्मत लोग करते हैं। तो ऐसी घटना हुई है, वो तो बड़ी दर्दनाक घटना है। से वहीं बात करते हैं। सबसे पहले जो है इशू को हम लोगों ने उठाया है और जानकारी हम लोगों ने दिया। ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए UPSC है, सब चीज़ है, IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के IAS और IPS भर्ती हो जाएंगे? यानी ये पूरा जो है संघ के लोगों को जो है भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम लोग पूरा कड़ा विरोध करते हैं और दुख की बात है कि ये देखिए, एक बार ही नहीं, सिर्फ लेटरल एंट्री की बात ही नहीं, सिर्फ IAS IPS की नहीं, ये एग्रीकल्चर कृषि विभाग ने जो है ये चिट्ठी निकाली है और इस चिट्ठी में साफ तौर पे देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन यानी एकल पत्र के बहाने जो है इन लोगों ने जो है आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया। इस पर साफ तौर पे लिखा है
all the vacancies are unreserved. Reservation orders are not applicable. ये तो हर जगह, ये हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। और हमको तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, ओबीसी शिवराज चौहान जो है ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, वो खत्म कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पिछड़ा का बेटा बोलते हैं, शिवराज चौहान पिछड़ा का बेटा बोलते हैं, और ये हर जगह आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये लोग संघ के इशारे पे काम कर रहे हैं और संघ के लोगों को भरना चाहते हैं इन सब जगहों पर। जितना भी महत्वपूर्ण पद है जहां डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग होता है, वहां ये लोग नहीं चाहते हैं कि कमजोर तबका जो है, जो रिजर्व कैटेगरी में जो लोग आते हैं, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी हों, ये लोग जो है अहम पद पर ये लोग बैठे, ये खत्म करने की साजिश है। और चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? इनके बदौलत सरकार है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं लोग। इन लोगों को तो त्याग दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और मांझी जी क्रीमी लेयर के सपोर्ट करते हैं, क्या बात है? तो आप अपने बेटे को अपने क्यों बैठे? अब बाई इलेक्शन होगा तो फिर उनका परिवार का लोग को लड़ाएंगे चुनाव, आप क्यों नहीं त्याग कर रहे? ये दोहरी नीति नहीं चलने वाली है। और इसमें सबसे ज्यादा चेहरा उजागर हुआ है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का। चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं? हाँ में हाँ मिला रहे। आज उनके पिताजी होते तो ये ऐसा होने देते, इसका कड़ा विरोध करते। रामविलास पासवान जी ने माइनॉरिटी के सवाल पर इस्तीफा देने का काम किया था। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? खाली मलाई खा रहे हैं सरकार में बैठ करके। बंगला दे देगा, सिक्योरिटी दे देगा, उसी में ये लोग खुश हैं। घर बर्बाद कर दिया, अब ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, ये लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो देश की जनता देख रही है, दलित समाज, आदिवासी समाज देख रहा है इन नेताओं को, और समय पर इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। राहुल गांधी की वजह से ये डिसीजन लिया गया है इलेक्टोरल एंट्री को जो वापस किया गया नोटिफिकेशन। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और एससी एसटी ओबीसी को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता और बताए 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने एससी एसटी ओबीसी थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने ओबीसी को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। थैंक यू सर। कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे पूरी भीड़ है, ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है, और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो, और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। देखिए, जो भी इंसिडेंस अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। हमारे जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आज मेरे डिपार्टमेंट में 4 आईएएस ऑफिसर है, सब लोग पुणे से, मुंबई से, सब लोग इकट्ठा है। हमारी पूरी जो मशीनरी है महाराष्ट्र की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो पूरी ऑनलाइन थी। मैं आपके लिए बात करने इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन 8 महीना पहले मैंने मीटिंग ली थी कि बच्चे सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने सखी सावित्री समिति का गठन किया है। वो अच्छी तरह से काम करे ताकि अपने बच्चे सुरक्षित रहे, इसके बारे में मेरे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे। आज भी मैंने वीसी पे बोला है कि जिन्होंने ये समिति स्थापन नहीं की है उन पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनका दोष नहीं है, इस इंसिडेंस में दोष नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंस उनके जिले में हो जाता तो वो दोषी पाए जाते। दूसरी चीज ये है कि हमने सीसीटीवी कंपलसरी किया है हर स्कूल में,
यहाँ पे ऐसे ये हुआ है कि ये सीसीटीवी बंद था, तो हमने ये भी हम लोग एक इंस्ट्रक्शन निकाल रहे हैं, GR निकाल रहे हैं कि सीसीटीवी सिर्फ बिठाने से काम नहीं चलेगा, उसको ठीक ढंग से उसकी मरम्मत करना ये भी स्कूल की जिम्मेदारी रहेगी। इसमें जो 4 टीचर्स थे मतलब 2 टीचर है, एक हेडमास्टर है, एक क्लास टीचर है और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों को देखती थी, क्योंकि वे प्री प्राइमरी के बच्चे थे, केजी जूनियर केजी वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है और उस स्कूल को भी नोटिस दिया गया हुआ है। और एक ऐसे पाया गया था कि ये जो इंसिडेंस हुआ वो 13 से 16 तक हुआ था और 18 तारीख को इसके 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहां की जो सीनियर PI है उनको ट्रांसफर किया गया है। और ये जो आरोपी है जिसका नाम अक्षय है, ये अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पे जो कलम लगाए हुए हैं वो पोक्सा के जो कलम है उसमें 74 है, 75 है, 76 है। अगर इकट्ठा ये प्रूव हो जाता है तो इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे, लेकिन उसको सजा देने से ये खत्म नहीं होता। हमने पूरी मशीनरी एक्टिवेट कर दी है, हमारी स्कूल एजुकेशन की पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है, हमारी होम डिपार्टमेंट की सब मशीनरी एक्टिवेट हो चुकी है, ताकि आगे चल के ऐसा इंसिडेंस नहीं हो। जैसे विशाखा कमेटी रहती है हर ऑफिस में, वैसे ही विशाखा कमेटी जो सीनियर जो वहाँ पे स्टूडेंट है उनकी लेडीज स्टूडेंट की बनाई जाएगी हर स्कूल में। उसके बारे में भी GR आज ही हम लोग निकाल रहे हैं। और जो भी दूसरे स्कीम है जैसे मीना राजू मंच है जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, उसकी भी अच्छी तरह से अमल कैसे हो और ये विशाखा समिति उस मंच के साथ मिलकर कैसे काम करे, इसके बारे में भी हमने डिसीजन लिया है। मेरा पूरा डिपार्टमेंट आज यहाँ पे उपस्थित है। मेरा जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पे हमारे दोनों डायरेक्टर्स है, हमारे आयुक्त जी है, सब मेरा पूरा डिपार्टमेंट है, क्योंकि हम लोग ऐसी चीजें लाइटली नहीं ले सकते। ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। बच्चों की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है। हालांकि होम डिपार्टमेंट तो काम करता ही है, लेकिन स्कूल डिपार्टमेंट में हमने इतने सारे नए सर्कुलर्स निकाले हैं, नए इनिशिएटिव्स निकाले हैं। हम लोग जो लेडीज स्टूडेंट होते हैं उनको कराटे की ट्रेनिंग देते हैं। ये होने के बावजूद भी ऐसे होता है तो उसमें स्कूल के जो बड़े बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करके लेना पड़ेगा, जो खुद कराटे जानते हैं। ऐसा आदमी अगर मिलता है तो उसको वह खुद भी सजा देते हैं, इतना सक्षम उनको हमने बनाया, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए ये विशाखा समिति अपॉइंट करने का जो निर्णय आज हमने लिया है उसका जरूर इफेक्ट होगा, क्योंकि खुद की रक्षा करना बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दी है। लेकिन ये जो बड़े बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल करके लिया जाएगा, ताकि छोटे छोटे बच्चों की रक्षा के बारे में कुछ भी करना हो तो वो कर सके। और हम लोग जल्दी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर लेंगे और हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को बोल देंगे ताकि वो अच्छी तरह से एक्शन ले सके। ओपिनियन सामने दिखाई दे रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि जो चिराग पासवान है उन्होंने कहा है रिजर्वेशन जो है वो किसी भी तरीके से जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को ये समझ लेना चाहिए कि अब वो कोalition सरकार में है। अब वो अकेले बादशाह बनकर जो निर्णय मन में आए वो ले लें, नोटबंदी कभी कर दी कभी कुछ, ऐसे नहीं कर सकते। अब उन्हें कम से कम अपने पार्टनर्स से सलाह मशविरा करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। आपने देखा वक्फ किया जब ये अमेंडमेंट ला रहे थे तब भी नायडू जी उसके विरोध में थे, नीतीश जी उसके विरोध में थे। तो इनको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। ये बार बार टू एंड फ्रो करते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा। अपने लोगों से सलाह मशविरा करके बिल पास करवाएं। का पुनः जांच होना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, बंगाल में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए का एक षड्यंत्र की तरह ममता बनर्जी के नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में
उनके आधार कार्ड बन रहे हैं। दिल्ली में जो मेड सर्वेंट हैं महिलाएं, वो बांग्लादेशी घूम रही हैं, काम कर रही हैं, आधार कार्ड अपनी होवे न तो वो बोलती है बांग्लादेश की बांग्ला में कि है और दिखाती है। और बंगाल में इस पर एक गहन जांच की जरूरत है। ममता बनर्जी वोट की लालच में अवैध घुसपैठियों को रेड कारपेट दे दी, जो भारत के लिए, बंगाल के लिए, बंगाल के माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता आज बंगाल के सारे अस्तित्व को खत्म कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर एक जांच होनी चाहिए। ये पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। ये लोग अब चुनाव को एक साथ जाने की भाषा करते हैं, करने दो, लेकिन एक ऐसी सरकार चल रही है जो आपस में जर्जर हो गई है मतभेद से। ऊपर का दिखावा है, सब ऊपर का दिखावा है। बात सही है कि मुंबई गोवा महामार्ग जो है वो तो लगता है वो स्वर्ग में जाने का रास्ता बन गया है। गोवा में नहीं, स्वर्ग में जाने का रास्ता है वो। और पूरे मुंबई में, ठाणे में, नासिक में, आप कहीं भी जाइए यही हाल है रास्तों का। इसलिए कि ठेकेदारों से पैसा और कमीशन लिया जाता है। ठेकेदारों से सिर्फ कमीशन और पैसा लिया जाता है, तो रास्ते कहां से आएंगे? ये सरकार जो चल रही है महाराष्ट्र में, उस सरकार को कोई चलाने का अधिकार भी नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, फिर भी चला रहे हैं। मुझे तो लगता है, डर लगता है, जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो उस मीटिंग में खून खराबा हो सकता है। इस तरह की बातें मैं सुन रहा हूं। ठीक है। Till date, there has been no action taken against anyone. So how do you see the whole thing? I think it's utterly shameful and shocking that the government sat on this report for nearly 5 years, and now, under duress, they've had to release it. And they're simply not willing to face the consequences. I saw a statement by the Minister of Cultural Affairs saying that, oh, these ladies could have come to the government and given their complaints. They've only given it to the Commission. But the Commission is appointed by the government. So what kind of an excuse is this? It seems to me that it is absolutely indispensable that action should be taken. The state government, frankly, ought to be ashamed of itself. Kerala's film industry has had a nationwide and worldwide reputation with very well-known directors and artists and highly respected industry. To see such an industry tarnished in this way, having created an unsafe working environment for women and having perpetuated it through acts of intimidation, blackmail and worse, is unforgivable. This is not what Kerala is supposed to be all about. We have been proud of being a state which empowered its women, the first place in the entire world to educate girls at the primary level going back over 200 years. How can such a state allow this to happen? And worse still, how can those who are an authority in the state refuse to do anything about a report that is a smoking gun is sitting on their desk and they're just pretending not to see the smoke? It is shocking. As far as I'm concerned, this report needs a full airing, full discussion and to be acted upon. And it doesn't matter which influential heads are going to have to roll or which people are going to have their reputations affected by this, because it takes a lot for a woman to come and give a complaint, and those women who have come and given a complaint have taken in very many ways their own reputation and their own careers into their hands, but they've done so because they believe it's important that these facts be aired. Otherwise, another generation of women will suffer what this generation has had to endure, and that should not be allowed to happen. मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि देश के जितने धर्म स्थल हैं, जितने लोकेशंस पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, कोई भी धर्म के हो, उन सभी का सौंदर्यीकरण करना, स्वच्छता मेंटेन करना और श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, इसको व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने का दायित्व सभी नागरिकों को
प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। मैं हर मंगलवार हनुमान मंदिर कैनॉट प्लेस में आता हूं दर्शन करने, और कई बार यहाँ पे स्वच्छता की मुहिम भी चलाई, कुछ महीनों तक स्वच्छ रहा भी किसी न किसी के CSR के माध्यम से, फिर थोड़ा फिसल जाता था। तो इस बार हमने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की है, पूरे साइट को विजिट किया है, और मुझे आनंद है कि यहाँ के सभी पुजारी, मंदिर के संस्थापक, यहाँ के सभी दुकानदार, सभी ने आश्वस्त किया है कि वो भी साथ देंगे, और सरकार कोई ना कोई संस्था जो इसमें खर्चा कर सके इसके सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पर, और आम आदमी, कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति जो श्रद्धा से इस मंदिर में रोज आते हैं, उन सब की सुविधा बनाने के लिए आज चर्चा हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यहाँ की स्वच्छता बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ेगी, सौंदर्यता भी अच्छी होगी, व्यवस्थाओं का विस्तार होगा, और श्रद्धालुओं को और अच्छा लगेगा हनुमान मंदिर में आना। उसको लेकर के वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाव कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्लें दी गई पहले, प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, जिस प्रकार से वहां पर उनको घंटों तक इंतजार करवाया गया। हमने देखा है कि FIR के रजिस्ट्रेशन में भी डिले करवाया गया, और पेरेंट्स को किसी भी तरीके से मदद नहीं की गई। उल्टा हमने यह भी देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वो इस प्रिंसिपल को प्रमोट करने का रहा। स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वहां सबूत मिटाने के लिए कंस्ट्रक्शन काम करवाने का रहा। 5000 गुंडे घुस जाते आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां की पुलिस कुछ कर नहीं पाती। ये सवाल हाई कोर्ट ने भी पूछे, ये सवाल पीड़िता के मां बाप ने भी पूछे। अब सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी, या अब भी वो कभी किसी और को दोष, कभी धरने का ड्रामा करना, और कभी कोलकाता पुलिस और बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जाएगा। लोगों को, डॉक्टर्स को, आम नागरिकों को अपनी आवाज उठाने के लिए समन और नोटिस भेजा जा रहा है। इनके मंत्री उदयन गुहा बोलते हैं उंगली तोड़ दूंगा। इनके सांसद बोलते हैं कि ये बेटियां जो प्रोटेस्ट कर रही है ये बॉयफ्रेंड के साथ जाएंगी। ये इस प्रकार की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। तानाशाही मानसिकता भी है, तालिबानी मानसिकता भी है, और बलात्कारी बचाओ मानसिकता भी है। पर दुख की बात यह है कि और लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बड़ी बातें करते हैं। आज वो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, सोनिया जी, इंडिया अलायंस के नेता कहीं पर दिखाई नहीं देते। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस हियरिंग के बाद उनको अपने मुख से कुछ शब्द ममता बनर्जी के इस्तीफे के लिए निकालने चाहिए। कर्नाटका कांग्रेस का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर, और गवर्नमेंट को ये फटकार भी लगाई गई है कि FIR दर्ज करने में देरी हुई, और नाइट शिफ्ट के अंदर भी अलग अलग सेपरेट रूम्स हों, ट्रैवल की सुविधा भी वुमेन जो हेल्थ वर्कर हैं उनको दी जाए। ये सब सुप्रीम कोर्ट को दखल देने के बाद संभव हो पाएगा। देखिए, ये काम सरकार की सहज निगरानी से होनी चाहिए, जिम्मेवारी से होनी चाहिए। जो कोलकाता में आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, ये कम पड़ती है। जो क्षति हुई है, उस परिवार को जो क्षति हुई है, समूचा समाज को जिस प्रकार से आघात हुई है, विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा विषय को संज्ञान में लिया है, उस पर सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चली रही है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, एक सभ्य समाज में यहाँ का सरकार जिस ढंग से व्यवहार किया है,
ये बहुत ही चिंताजनक और खतरनाक विषय है। Thank you, Randhir, and a very warm welcome to all of you for this special briefing on the visit of the Prime Minister of Malaysia, His Excellency Anwar Ibrahim, to India from the 19th to the 21st of August. This is the first visit of Prime Minister Ibrahim to India as Prime Minister, and it assumes significance, firstly because it is his first visit as Prime Minister since he took over in end of 2022. Secondly, also the fact that we are nearly approaching 10 years of our enhanced strategic partnership with Malaysia, which was announced when Prime Minister Shri Narendra Modi ji had visited Malaysia in 2015. As you would have seen from the press statements between the two leaders earlier today, it was marked by great warmth and personal rapport between the two leaders. Prime Minister Shri Anwar Ibrahim, when he was not yet in office, had visited India in 2019 for the Raisina Dialogue, when he had called on Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and they had developed a very close rapport and personal connection, which was visible, very much visible today in the interactions that they had and the way forward that they have charted for the two countries. In fact, they decided that they would enhance the relationship between India and Malaysia to a comprehensive strategic partnership. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में, मेडिकल एडमिशन्स में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो 5 तीर्थ हैं, उनको उनका गौरवमयी स्थान दिलाया। और आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती है, कितने बड़े गौरव की बात है। मोदी जी के सेचुरेशन के प्रिंसिपल से, जिसमें देश में सभी वेलफेयर प्रोग्राम्स को गरीब से गरीब, वंचित से वंचित वर्ग तक पहुंचाया गया, उससे भी अधिकतम लाभ हमारे एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को मिला है। ये जो हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की, न्याय दिलाने की जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है, वो आज के यूपीएससी में लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार, कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लेटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मुंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। मोदी जी ने यूपीएससी के जरिए से लेटरल एंट्री लेना एक ट्रांसपेरेंसी लाने का माध्यम था, और अब उसमें रिजर्वेशन का प्रिंसिपल लाने से सोशल जस्टिस का और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होती है। धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री जी ने सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो पिछले 3-4 दिनों से एक लेटरल एंट्री का विषय चल रहा था, उसके लिए अभी हमारे जो पीएमओ में
राज्य मंत्री हैं, डीओपीटी भी देखते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक पत्र लिखा है यूपीएससी को कि जब तक रिजर्वेशन के पूरे प्रावधान नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसको विड्रॉ करिए। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड हैं। यद्यपि ये बात सही है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी, जिसको मर्जी आए उसको बना देते थे, जिसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर के ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। और उसको व्यवस्थित किया 2017 में, लेकिन रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। हम प्रधानमंत्री जी की बहुत भूरी प्रशंसा करते हैं इस निर्णय के लिए। To address to you all at 126 Goa state level meeting. This platform plays a crucial role in the economic development of our state. It brings together the financial institutions that are the instrumental in driving growth, inclusion and prosperity in Goa. Today, I want to focus on the several key areas where your support and your proactive engagements are essential for the collective progress. Achieving the annual credit plan. First and foremost, and I am pleased to acknowledge the efforts of the banking community in achieving the target set in the annual credit plan of Goa. However, we must not be the complacent. The demand for the credit in the various sectors of our economy is growing, and it is imperative that and we meet these demands with the agility and foresight. I urge all banks to continue their dedicated efforts in ensuring the credit reach the intended beneficiaries, particularly in the sector, and drive the economic growth and job creation. Improving focus on the export credit. Goa, with its rich cultural heritage and industrial potential, is well positioned to expand its footprint in the global market. However, for this potential to be fully realized, we need to significantly enhance our focus on export credit. I call upon the banking sector to provide the tailored financial products and support to the exporters, particularly in the small and medium entrepreneurs, SME sectors. By doing so, and we can boost the Goa's export capabilities and diversify our economy and create a more job for our youth. Enhancing the education loan. Education is a cornerstone of a developed society. My government is committed to providing the quality education to every child in Goa. However, the financial constraint often hinders for the students from pursuing the higher education. I request the banking community to simplify and expand the availability of the education loan, ensuring that no student is deprived of the opportunity to achieve their academic and professional aspirants due to the lack of funds. Your support in this area will be significantly investment in the future of Goa. Investment in the public sector. The development of the public infrastructure is a critical driver of the economic growth and social well-being. The government of Goa has been actively working on the various infrastructure projects, including road, bridges, and public utilities. I encourage the banking sector to actively participate in financing this project, either through direct lending or innovative financial instruments. Your involvement in the public infrastructure development will not only yield the returns but also contributes to the overall progress of our state. Achieving the 100% digitalization of the bank in Goa. Digital infrastructure is no longer the choice, but it is a necessity. The government of Goa has been
at the forefront of promoting the digital initiatives, and we have set an ambitious target of achieving the 100% digitalization of the banks in the state. This will not only enhance the operational efficiency, but also ensure that banking services reach every corner of Goa, including the remotest village. I urge all the banks to work towards this goal with urgency, ensuring that digital literacy and access are prioritized alongside the technological advancement. चिट्ठी लिखकर ये कहा कि इस एडवर्टीजमेंट जो दिया गया था लेटर एंट्री का उसको रोक दिया जाए। प्रधानमंत्री का ये सीधे तौर पे आदेश है, इसको पालन। देखिए, इस लेटरल एंट्री को लेकर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो अब तक 10 साल से यूनिलैटरली शासन चला रहे हैं, उनको हकीकत समझ में आ गई। ये सीधी बहाली स्कीम जो है, एक पद के लिए नहीं था, 2 पद के लिए नहीं था, 1 सलाहकार 2 सलाहकार के लिए नहीं था, 45 पद के लिए था ये। और ये सीधी बहाली है। जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये सब जो पदें होती हैं वो यूपीएससी के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता है। आप एग्जाम देते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो, आईएएस में भर्ती होती हो, ऑल इंडिया सर्विसेज में भर्ती होती हैं, और उसके बाद ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। पर पहली बार एक साथ, जिसको कहा जा सकता है ना, ये मास लैटरल एंट्री था। 45 पद की एक विज्ञापन निकाला गया। तो ये सवाल उठाया गया, राहुल जी ने सवाल उठाया, खरगे जी ने सवाल उठाया, अन्य इंडिया जनबंधन के नेताओं ने सवाल उठाया, क्या ये इस संविधान पर आक्रमण नहीं है? आरक्षण कहाँ है? एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हो, 2 पद, 1 सलाहकार बनाते हो, उसमें आरक्षण की बात आती है कि नहीं, इतना महत्व नहीं रखता है। पर जब आप 45 लोगों को एक साथ सीधी बहाली करा रहे हो सरकार में, केंद्र सरकार में, तो ये सवाल तो निश्चित उठेगा, और राहुल जी ने उठाया। ये एक दरवाजा खोल रहा था। देखिए, पिछले 4 साल से कुछ मेरे ख्याल में 50 या 65 लोग ऐसे हैं जो लेटरल एंट्री से आए हैं। पर पहली बार एक साथ 2 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट निकाला गया यूपीएससी, और यूपीएससी तो बिना सरकार के अनुमति के बिना तो कुछ करेगा नहीं, तो ये सरकार के निर्देश पर ही तो किया गया था। और कल तक देखिए, अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह कह रहे थे ये मनमोहन सिंह जी के समय का एक सोच था, और कुछ लोग ये भी लिख रहे थे नहीं, ये नेहरू जी के जमाने से आ रहा था, नेहरू जी को दोषी ठहरा रहा था। और आज क्या हुआ? और आज अचानक इनको याद आ गया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के बड़े मसीहा हैं, और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। असली बात यह है कि वो पकड़े गए हैं, क्योंकि वो आक्रमण कर रहे थे। आरक्षण को खत्म करने का ये पहला कदम था। सभी लोगों उन पर कूद पड़े, पीछे हट गए। जब 3 काले कानून, आपको याद होगा, पहले कहा मैं नहीं इसको हटाऊंगा, मैं नहीं हटाऊंगा, पर 15 महीने बाद हार तो माननी पड़ी। इस बार हकीकत यह है कि 2 दिन के अंदर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने अपनी हार मान ली। अभी देखते जाइए, और भी ऐसे हार देखेंगे आप। क्या किसको क्या उन पार्टियों की भी नहीं, ये विपक्ष, ये सामाजिक न्याय की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्गों की जीत है। एक व्यक्ति की जीत हम उठाए थे। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खरगे जी ने मुद्दा उठाया, अन्य नेताओं ने यह मुद्दा उठाया, पर असली बात यह है कि ये संविधान की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, आरक्षण की जीत है। सर, एक जो मामला आप लोगों ने उठाया मेडिकल कॉलेज में, उस घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक्शन लिया है, और आप लोगों ने किस तरीके से दिया है, किस तरह की घटना यहाँ पे ना हो के आदेश जारी किया है कि CCTV डॉक्टरों की सुरक्षा के प्रति अब और ज़्यादा हम सबको बहुत ही सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ काम करने की ज़रूरत महसूस हुई। बंगाल की घटना ने सबको झकझोर दिया है, और इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें ख़ास तौर से जो गायनी वार्ड्स हैं और जहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती है, वहाँ पर CCTV कैमरे से उस क्षेत्र की निगरानी होनी चाहिए।
जिससे कि किसी भी अपराध करने वाले को पकड़ने में आसानी हो और ज़्यादा सर्विलेंस और मजबूत हो सके। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार बहुत ही संवेदनशील है और हमने निर्देश दिए हैं कि इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वहाँ के जो हमारी छात्राएं हैं वो सुरक्षित महसूस करें।